गवर्नमेंट को ना एक काम करना चाहिए, उनको ये ग्रेजुएशन वाला सिस्टम खत्म कर देना चाहिए कि एटलीस्ट कि ग्रेजुएट नीडेड है गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी प्रोफाइल के लिए। दिल से चाहती हूँ कि काश मैं कैमरा पे वो नंबर डिस्क्लोज कर पाऊँ जो वो 17,000 कमाने वाले आशीष गौतम ने जो मेहनत करी, जो रातें जग के बिताई। जिम्मेदारियां बहुत सारी चीजें आपको करा देती हैं। किस्मत में आपने जो चाहा होता है बहुत बार आपको नहीं मिलता है। लगभग 17,500 रुपए के आसपास की तनख्वाह आती थी। आज के टाइम एंड डेट में सर लोग एवरेज होते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला बचा नहीं है और उसी एवरेजनेस को अपनी एक्सप्लेन करते रहते हैं। टॉक्सिक फैमिली, बैकग्राउंड का प्रॉब्लम, हम तो गरीब हैं, हमको तो इंग्लिश नहीं आती। वी नेवर डिड दिस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी में ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं, जिनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, घर को सपोर्ट करना है। आप जॉब करना शुरू करिए। आपको पता है सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है, संडे ऑफ रहता है, हॉलीडेज मिलते हैं। तैयारी अगर आपने कर रखी है और आप बस अपने को शार्प करना चाहते हैं तो 4-5 घंटे भी आप 4 घंटे 5 घंटे निकाल कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। गांव का बच्चा जब घर से निकलता है तो वो सोच के जाता है कि दिल्ली जाऊंगा पढ़ने के लिए, तैयारी करूंगा, इलाहाबाद जाऊंगा, तैयारी करूंगा, एसएससी की तैयारी करूंगा, बैंक की तैयारी करूंगा। हेलो एवरीवन। सो हर बार जब मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, जुड़ती हूँ, कनेक्ट करती हूँ तो देयर इज दिस आइडिया कि यार इन लोग को समझाना है, बताना है, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरा मुझे लगता है कि हो चुका है, क्योंकि मेरी बातों को शायद सुन सुन के आप थक भी चुके हैं। लेकिन एक ऐसे इंसान है जिनकी बातों को सुन के ना मैं थकती हूँ ना बच्चे थकते हैं और हमेशा इंतज़ार में रहते हैं कि कब आएंगे, कब बोलेंगे। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी कहूँगी कि एक 2016 था और एक 2026 है। हमें मिलेगा जुगाड़ से। तो आजकल वो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर कि 16 में आप कैसे दिखते थे, 26 में आप कैसे दिखते हो। तो वो कंपैरिजन भी मैं स्क्रीन पर ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे कॉलीग, एक ऐसे फ्रेंड और एक ऐसे फैकल्टी का वेलकम करूंगी जिनको आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत भरोसा दिया है और हम सब कहीं ना कहीं उनकी तरफ तब देखते हैं जब हमें गाइडेंस की, मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। सो एवरीबडी लेट्स वेलकम आशीष सर। हाय आशीष सर, हाउ आर यू डूइंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। 10 साल से ज़्यादा वक्त आपने यही करने में लगा दिया है। एक सुकून कहते हैं ना कि डिकेड जर्नी बहुत बड़ी बात होती है। यस। और सबसे बड़ी बात है कि इस जर्नी में सिर्फ 2 ही कंपनी रही हैं जी, और 7 साल से लगभग समय यहाँ पर हो गया और साथ में हम लोगों का ये यहाँ का तो साथ में स्टार्ट हुआ, सफर चल रहा है। और हमने कहीं ना कहीं दिमाग में रखा था कि जो चाहते थे अगर वो नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे। राइट। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोग सही डायरेक्शन में, सही जगह पे, सही दिशा में चल रहे हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। अभी भी मैं सोचती हूँ कि एक इंसान है, जैसे ऑफिस में कभी पार्टी होती थी, 2 बज गए, 2:30 बज गए, सब लोग हैं, घर पे शादी वादी का फंक्शन हो गया, उसमें भी आप लोग जानते हैं 3-4 बज गए। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको सुबह 7 बजे का सेशन लेना ही लेना है, तो उनको कंटेंट भी उतना ही रिगरसली बनाना है। पूरे दिन वो एक पीपीटी प्रिपेयर हो रही होती है, इधर न्यूज़ आता है, इधर पीपीटी जाती है, इधर न्यूज़ आता है, इधर पीपीटी में जाता है। और कभी 30 मिनट सो के स्टूडियो में पहुंच जाते थे तो कभी नहीं सो के पहुंच जाते थे। और मैं पूछती भी थी कि भाई यार कैसे करते हैं आप ये? आज तक वही जज्बा, आज तक वही जोश, क्या मतलब बचपन से पता था कि इसी में लगना है या अचानक से जिंदगी ने कुछ कर दिया, ऐसा हो गया? मैम, जिम्मेदारियां बहुत सारी चीज़ें आपको करा देती हैं। किस्मत में आपने जो चाहा होता है बहुत बार आपको नहीं मिलता है, लेकिन ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में जो लिखा होता है उस जगह आप ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर आएंगे, टीचर बनेंगे, कुछ और चाहत थी, कुछ और सपने थे। लेकिन होता नहीं है कि आप भगवान से जो मांगते हो शायद तो कम ही मांगते हो। आपको वो जो देते हैं वो आपकी किस्मत में जो आप सोचते हो उससे ज़्यादा देते हैं। और ये जर्नी मैम एक मिडिल क्लास फैमिली में जो लोग होते हैं वो बेहतर समझते हैं कि उनके लिए रात का समय ही होता है पढ़ने का। घर छोटा होता है और छोटे घर में मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अब तो रिटायर्ड है। तो हम लोग सरकारी मकान में रहते थे मैम। सरकारी मकान यानी 2 कमरे, और 2 कमरे में एक पिताजी का कमरा हो गया जिसमें सब लोग आते हैं रहते हैं, और एक में हम लोग बाकी सब लोग रहते थे। अब हमारे घर में थोड़ा ऐसा रहता है कि पिताजी थोड़े सोशल ज़्यादा रहे, लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड रहे। तो ऐसे में ये रहता था कि यार पढ़ें कब, दिन में तो सब लोगों की खातिरदारी में
हो जाता है शुरू। और ऐसा होता था बहुत बार, सुबह सुबह हम उठते हैं और देखते हैं पिताजी के मिलने के लिए लोग आ रखे हैं, तो फिर वो चाय नाश्ता और सारी चीज़ें चलती, तो समय बीतता था। बहुत बार फ्रस्ट्रेशन होती थी कि काश यार कोई जगह होती, कोई टेबल होती जिस पर बैठ के कोने में जाकर पढ़ लेते, लेकिन नहीं मिलता। फिर समझ में आया कि सबको हम नहीं बदल सकते, परिस्थितियों को हम अभी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हमें परिस्थितियाँ बदलनी है तो पहले खुद को सिचुएशन के हिसाब से डालना होगा। तो मैं रात में पढ़ना शुरू किया, और जब रात में पढ़ना शुरू किया तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, घड़ी की टिक 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 टिक, सिर्फ वो सुनाई देती थी। और हम होते थे, हमारा वो वक्त होता था, और वैसे भी बीतते रहे और चीज़ें आगे बढ़ती रही। फिर जब ये जॉब शुरू हुई तो जॉब में एक चीज़ समझ में आई, करंट अफेयर्स पढ़ाना है। और करंट अफेयर्स में सबसे, अब तो चलो 5 बजे न्यूज़पेपर आ जाता है, उस समय द हिंदू न्यूज़पेपर 4 बजे आता था। और जब 4 बजे न्यूज़पेपर आता था तो दिमाग में एक चीज़ रहती थी, सबसे पहले हमें न्यूज़ पढ़ानी है, सबसे पहला कंटेंट हमें डिलीवर करना है, और आज की न्यूज़ पढ़ानी है, ये नहीं कि पुरानी न्यूज़ पढ़ानी है। तो वो एक चाहत रहती थी कि फर्स्ट हम ही बने। तो उसी दिशा में मैं वो रात की जो एक कह सकते हैं कि घड़ी के साथ वक्त बिताने की परंपरा जो तब से शुरू हुई थी, वो अब तक चली आ रही है। और ऐसा नहीं है कि कल की बात है, कल 3 साढ़े 3 बज गए थे काम करते करते, और फिर वही सुबह भी पढ़ना है, न्यूज़पेपर देखना है, फिर करंट अफेयर्स डिलीवर करना है। मुझे लगता है अब आपका स्लीप साइकिल ही वो 3-4 घंटे टाइप का मैम हो गया है। अब जैसे बहुत बार होता नहीं है कि बॉडी क्लॉक, आप अगर अलार्म भी नहीं लगाओगे, संडे भी होगा ना, तो आपकी नींद उस तरीके से 4 बजे एक बार आँख खुली जाती है। अच्छा, एक मुझे याद है कभी कभी हम लोग डिस्कस करते थे शुरुआत में, आपकी जो पहली जॉब थी जहाँ पे आपका घर आगरा में है, तो वहां से आप इंटरसिटी ट्रेन पकड़ के भी पहुंचते थे कई बार सेंटर के लिए। मैं आपको बताऊं तो बैठने की जगह नहीं होती थी। हाँ, मैं मेरी फर्स्ट जॉब 2016 में मैंने मार्च में शुरुआत की थी पढ़ाने की। तब उस समय मेरे को जो फर्स्ट जॉब मिली थी वो मिली थी हरियाणा के हिसार में। हरियाणवी लोग, आज भी मैं हरियाणा में ही हूँ, लेकिन सच में हरियाणा से बड़ा लगाव हो गया, और काफी तरीके से लगाव हो गया है। लोग समझ सकते हैं। अब ये है कि वहां पर जब जॉब शुरू की मैम, तो कर्नाटक एक्सप्रेस एक होती थी जिससे कि मेरे को आना होता था, या इधर से कभी जाना होता। तो बहुत बार क्या होता था, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग सोचते हैं कि यार 3 घंटे का सफर है ना, क्यों यार रिजर्वेशन करना, जनरल की टिकट से मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली जब शुरुआत करती है ना, जब लड़के शुरुआत करते हैं, वो सोचते हैं चल ठीक है यार बचा लेते हैं, बचाने की शुरुआत करते हैं। तो मैं जनरल की टिकट से जाता था, और जब जाते थे तो खड़े होकर जाते थे। इधर बंदा बगल वाला भी इधर ही है, इधर वाला भी इधर ही है, सामने वाला भी, बस ऐसा लगता था कि बस वो 3 घंटे कट जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तब समझ में आया कि नहीं, आपको अगर खुद को आगे ले जाना है तो थोड़ा कुछ चीज़ों में आपको कंफर्ट में आना पड़ेगा। कंफर्ट मतलब खुद को स्पेस देना पड़ेगा, खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पे काम करना पड़ेगा। संघर्ष से आप बाहर निकल सकते हैं अगर आप चाहते हैं। राइट। और आज जरूरत नहीं पड़ती, आज सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आज तो आपकी सक्सेस की मिसालें दी जाती हैं। शुक्रिया। लेकिन मैं ये बातें इसीलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आज जब हम किसी को ये कहते हैं कि बेटा 15-16 हज़ार की नौकरी है, तुम यहाँ से स्टार्ट करो, तो आप उन बच्चों का एक्सप्रेशन देखा करिए, वो इतनी हीन भावना से देखेंगे हमारी तरफ कि हैं 15-16 हज़ार की सैलरी क्या होती है। तो आपको क्या लगता है, जो ये बच्चों का रवैया है कि सैलरी से ही सब कुछ जांचा जा रहा है आजकल, तो इसमें अब भविष्य कैसा लगता है इन लोगों का आपको? 19,500 रुपये मेरी सैलरी हुआ करती थी, 10% TDS कट के मेरे को मिलती थी, और लगभग 17 साढ़े 17 हज़ार रुपये के आसपास की तनख्वाह आती थी। कभी बीच में एक आध लीव ले ली थी तो तब और एक कट जाती, लीव विदाउट पे हुआ करती थी कि घर जाना है 2 दिन की छुट्टी, तो वो कट लगता था। मेरे को उस समय वो भी राजा से कम नज़र नहीं आता था, क्योंकि वो खुद की मेहनत से आप कमा रहे थे, पिताजी से आप नहीं ले रहे थे, घर से आप नहीं ले रहे थे, जो भी आप कमा रहे थे उसमें आपको ये पता था कि ये 30 दिन 31 दिन की मेहनत है जो आपको मिल रही है। पता था कि लोगों से सुना था कि प्राइवेट सेक्टर में मेहनत जो करता है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, और सरकारी में ऐसा होता है कि यस आप एक सैलरी को आगे तक प्रमोशन बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है, बट प्राइवेट सेक्टर में होता है कि अगर आप बहुत मेहनती हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो आप जल्दी ग्रोथ ले लेते हैं। तो मन में यही था। और सुबह जब उठते थे, उस समय मैम इंटरनेट बहुत महंगा होता 2016 में, मुझे आज भी याद है, हम लोग ओपेरा चलाते थे उस समय, 2G का रिचार्ज भी 200 रुपये का होता था। तो मैंने सोचा यार पढ़ाई तो करनी है, क्या करना पड़ेगा, तो मैंने आइडिया का एक डोंगल खरीदा था। लैपटॉप था, लैपटॉप एक डोंगल खरीदा, लैपटॉप भी अरेंज करके सब एक पिताजी ने दिलाया था वो, तो वो डोंगल खरीदा, उसका 800 रुपये में बिल आता था। तब 800 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी कि 800 रुपये का आप बिल पे कर रहे हो, लेकिन मुझे पढ़ना था, मुझे नई नई चीज़ें सीखनी थी। तो मैं क्या करता, मैं सोचता था, मैंने कि यार बाकी लोग तो भाग रहे हैं इन चीज़ों से, सभी लोग अभी किताबों के पीछे भाग रहे हैं, कोई इंटरनेट का उतना यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा। आज तो फिर भी चीज़ें बहुत फैमिलियर हैं, आज जियो आ गया है, ऑल बहुत सारा सस्ता हो गई चीज़ें, फ़ोन भी इजीली अवेलेबल होते हैं अब सस्ते। तब उस समय
समय फ़ोन भी महंगे हुआ करते थे, तो उस समय हम लोगों को इतना टेक फ्रेंडली हम नहीं होते। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, खुद पर भी काम करना ज़रूरी है। फिर खुद पे काम किया। वो 19,500 मैम 21,000 होने में मुझे 6 महीने लगे थे। तो 1,500 रुपए का मेरा ट्रांसफर हुआ था फिरोजाबाद, आगरा घर के पास ही शहर है मैम। तो मेरे को 1,500 रुपए का एक HRA मिला था। मेरे लिए वो भी सुकून भरा था कि भाई 19,500 से आपकी सैलरी 21,000 रुपए हो गई। लेकिन फिरोजाबाद जाते जाते जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। सुबह 6 बजे क्लास होती थी मैम, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि 19,000, 19,500, 21,000 मायने नहीं रखता। आपकी लाइफ में कब यूटर्न आ जाएगा वो आपको नहीं पता। मैं बस दिल से चाहती हूँ कि काश मैं कैमरा पे वो नंबर डिस्क्लोज कर पाऊँ जो वो 17,000 कमाने वाले आशीष गौतम ने जो मेहनत करी, जो रातें जग के बिताई, जो ट्रेन में ना गर्दन घुमाने की जगह नहीं होती थी और बंदा खड़ा होता था, सुबह ऑफिस पहुंचकर और क्लास लेना, एंड मतलब एक ट्रेंड बना दिया यार। करंट अफेयर्स जिसको आज लोग बातें करते हैं ना कि करना है तो वैसा करो, नहीं तो मत करो, जिसको अक्रॉस इंडस्ट्री सब लोग कॉपी करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं। तो यार एक जज्बा होता है, एक डेडिकेशन होती है। और मैंने एक बात सर इन लोगों को कही भी थी और कई बच्चों को चुभ भी जाती है, पर मैंने यही कहा था कि देखो आज के टाइम एंड डेट में सर लोग एवरेज होते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला बचा नहीं है, और उसी एवरेजनेस को अपनी एक्सप्लेन करते रहते हैं। टॉक्सिक फैमिली बैकग्राउंड का प्रॉब्लम, हम तो गरीब हैं, हमको तो इंग्लिश नहीं आती। वी नेवर डिड दिस, हमने कभी नहीं किया ना ये चीज। मैंने तो आज तक, अच्छा देखो हंसी मजाक में आशीष सर कभी बोल दे मेरे से कि हमको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ही नोज एवरीथिंग नाउ। नहीं गए थे वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, और ये उनकी सच्चाई है, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। बट आज की डेट में ही इज डूइंग एवरीथिंग, हिंदी इंग्लिश वॉट एवर इट टेक्स, ही इज डूइंग एवरीथिंग। एंड बहुत सारे लोग बहुत अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो क्या कर ले रहे हैं भाई? करने का जज्बा ना, सीखने का जज्बा, लॉजिक नहीं ढूंढते ना वो कि भाई मेरे पास तो ये कमी थी इसलिए मैं 17,000 तब कमाता था, अभी भी वही कमा रहा हूँ। ही डिड नॉट डू दैट। एनीवे, ये तो कुछ बातें हमने सर के पर्सनल फ्रंट पे करी। अब सर देखिए, ये कल जब हमारा ये डिस्कशन हुआ कि हमें ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, तब ये सर का ही आइडिया था कि एक बार बच्चे क्यों नहीं देखते हैं नंबर्स को। ठीक है सर, यहाँ पर जैसा कि आपने सजेस्ट किया था, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, SBI PO, कुछ जनरल नंबर्स हमने आपके कहने पे निकाले जो कि थोड़े मेरे लिए तो शॉकिंग है। 2024 की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली सर IBPS PO में लगभग 8 से 10 लाख एप्लीकेंट्स थे, सिर्फ IBPS PO की बात कर रही हूँ। उसके बाद 2025 में जहाँ 5300 वैकेंसीज आई थी, ये नंबर वही 8 से 10 के रेंज में है। फिर से 5300 वैकेंसी के लिए 8 से 10 लाख एप्लीकेंट्स हैं, जो मतलब आशीष सर और सौरभ तो ये कह रहे थे इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, 10 से 12 की रेंज ले जाओ। ठीक है, क्लर्क की बात करें तो 24 में फिर से वही 10 से 12 की रेंज, 25 में 12 से 14 की रेंज में जा रहा है ये। एंड RRB PO क्लर्क इज अगेन 12 से 14 का एप्लीकेंट्स बता रही हूँ मैं आपको। SBI PO में सर जहां पर 500 प्लस वैकेंसी आ रही है, वहां पर 6.5 से 8 लाख, 8.5 लाख एप्लीकेंट्स की रेंज है। तो ऐसी स्थिति में आप सक्सेस को कैसे नापते हैं? मतलब इतने एप्लीकेंट्स और इतना सा सिलेक्शन। मैम, पहली चीज़ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही सफल है ये कहना सही नहीं है कि अगर इफ़ यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब इट मीन्स कि यू आर कहते नहीं है कि आपने सब कुछ पा लिया जीवन में। अगर आप सरकारी नौकरी पा लेते तो ये कहानी पुरानी अब हो चुकी है। मेजॉरिटी में अगर हम लोग देखें और पिछले 10 सालों में अगर हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, तो गवर्नमेंट जॉब में उस तरीके से इंक्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। ओके, और जैसा प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ है। यस, आप लोग बहुत बार कंपैरिजन करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में कौन सा बेटर है, तो कंफर्ट के कॉन्टेक्स्ट में यस गवर्नमेंट जॉब बेहतर होती है क्योंकि वहां पर आपके एक फिक्स आवर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वी आर द एग्जांपल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ओके, और जैसे कि अगर हम लोग फैक्चुअल बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा बात करें, तो अगर आपके पास 10 लाख एप्लीकेंट है मैम, और वैकेंसीज लगभग 50,000 ही निकल रही हैं, तो अगर हम लोग देखते लगभग अगर मैं एग्रीगेट कर लूँ, इन टोटल बात करूं, तो पॉइंट मतलब ओनली 5% ही हैं जो सरकारी नौकरी पा रहे हैं। बाकी 95% क्या सोच रहे हैं? या फिर मैं हमेशा से अपनी क्लास में एक बात बोलता हूं कि गवर्नमेंट को ना एक काम करना चाहिए, उनको ये ग्रेजुएशन
वाला सिस्टम खत्म कर देना चाहिए कि एटलीस्ट कि ग्रेजुएट नीडेड है गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी प्रोफाइल के लिए, उनका करना चाहिए कि स्किल बेस्ड कुछ चीजें एंट्री लेनी चाहिए कि यार ये एटलीस्ट ये स्किल उनके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पे बात करें, ग्राफिक डिजाइनर ही हो गया या फिर SEO हो गया कि यस अगर आपने 3 साल का इसमें डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। जो बाकी 95% है या 90% है 70%, अगर उनको सरकारी नौकरी नहीं लगती तो वो क्या करेंगे? गांव का बच्चा जब घर से निकलता है तो वो सोच के जाता है कि दिल्ली जाऊंगा पढ़ने के लिए, तैयारी करूंगा, इलाहाबाद जाऊंगा, तैयारी करूंगा, SSC की तैयारी करूंगा, बैंक की तैयारी करूंगा। कोई बच्चा 12वीं से घर से निकल जाता है मैम, अब वो 12वीं से घर से निकलने का 3 साल 4 साल 5 साल अपने तैयारी में देता, साथ के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। उसके हाथ में कुछ टेक्निकल है नहीं है, वो BCom है, MCom, BSc कर रखा है, इनका कोई प्लेसमेंट नहीं होता। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर एक काम कर दे कि यहाँ पर स्किल बेस्ड ऐड कर दे तो एटलीस्ट उनके पास अगर सरकारी नौकरी कल नहीं होती और कुछ अगर स्किल होता है तो एटलीस्ट एक वो कहते हैं हाथ का दस्तकार होगा, वो कभी भूखा नहीं मरेगा, जीवन में हर जगह कुछ ना कुछ कमा लेगा जी। और सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफर्ट यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। जो बच्चे जैसे यार तुमने 1 साल बैठकर बहुत मेहनत करी, चलो नहीं निकला एग्जाम, आपको लगता है कितने साल इस तरीके से एक बच्चे को बैठकर इंतजार करना चाहिए कि यार एक दिन तो निकल जाएगा? हाउ मेनी इयर्स इज हेल्दी टू वेट फॉर अ सरकारी जॉब? मैं कहता हूं कि अगर आपका खुद पर से भरोसा नहीं टूट रहा है तब तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूं, लेकिन आंख बंद करके नहीं, आपको ना एक एनालिसिस भी करनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं और जो मेरी चाहत है और जो मेरे को रिजल्ट देखने को मिल रहा है, अगर मैं अपनी चाहत को मीट नहीं कर पा रहा हूं तो उसके बीच में डिफरेंस कितना है। और अगर मेजर डिफरेंस है और मुझे रियलाइज हो रहा है कि इस मेजर डिफरेंस को मैं नहीं पाट सकता हूं, देन मुझे कहीं ना कहीं प्लान बी सोचना चाहिए। और अगर मेरे को लग रहा है नहीं मैं मार्जिन 1 नंबर 2 नंबर से ही नहीं ब्रेक कर पा रहा हूं, 5 नंबर से ब्रेक नहीं कर पा रहा हूं, 3 नंबर से ब्रेक नहीं कर पा रहा हूं और मेरे पास अभी टाइम है, मेरे पास अभी उम्र है, मेरे पास अभी अटेम्प्ट है, तो मैम डेफिनेटली उनको जिस जगह जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही सर आपने। जैसा कि सर ने कहा, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई देखो, अगर 1 नंबर 1.5 नंबर 5 नंबर तक की बात है और तुम्हारे अंदर तुम्हें खुद पर विश्वास है, देन प्लीज वेट फॉर इट। लेकिन सर जैसे मेरे पास अभी बहुत फिलहाल में एक बच्चे का मैसेज आया, 7 साल से मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ एंड मैंने उसको काफ़ी समझाया कि बेटा 7 इयर्स बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई यार। अब ऊपर से क्या होता है ना, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी, तुमने कोई सर्टिफिकेशन कोई कोर्स कुछ भी नहीं किया कि अगर अब तुम कहीं एक प्राइवेट जगह पर जाओ, तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि 7 साल तुम क्या कर रहे थे, तो तुम क्या जवाब दोगे? तो ऐसी स्थिति के लिए मेरा सवाल है कि जो बच्चे आंख मूंद कर 6 साल 7 साल लगा दे रहे हैं, क्या मीनवाइल उनको कुछ और चीजों पर भी काम करना चाहिए? मैम इसका भी ना मैं एक फैक्चुअल जवाब ही दूंगा, क्योंकि इमोशनली और प्रैक्टिकली चीज़ों को हमें हर तरीके से दे लेके चलना होता है। अगर मैं अपनी बात कर लूँ, अपने छोटे भाई की बात कर लूँ या अपने ही किसी दोस्त मित्र की बात कर लूँ, घर परिवार की, तो अगर मैं उनको सलाह दूंगा तो मैं उनको एक और वे गवर्नमेंट जॉब का बता सकता हूँ। वो ये है कि आप प्राइवेट बैंक्स में भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और प्राइवेट बैंक्स में भी आप जॉब ले सकते हैं। आप कहोगे सर प्राइवेट बैंक अब सरकारी में थे, अब हम प्राइवेट में आ गए। अगर ये नहीं निकल रहा, एटलीस्ट जॉब तो हाथ में है, और जब जॉब हाथ में है तो इसको एज अ पॉकेट मनी समझ लो कि यस, या मेरे पास आज कहने के लिए है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं घर पर आश्रित नहीं हूं, मैं पिताजी माताजी पर आश्रित नहीं हूं, मैं किसी पर आश्रित नहीं हूं। अब आप कहोगे सर प्राइवेट जॉब, फिर अब मेरा ड्रीम, मेरे फादर का ड्रीम, मेरी फैमिली का ड्रीम तो गवर्नमेंट है। एक और इसका सॉल्यूशन है CBO मैम, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। अभी उसमें वैकेंसीज आई हैं, अच्छे खासे नंबर में, हैंडसम नंबर है जिनमें वैकेंसी आई है। वहां पर प्राइवेट जो बैंकर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस नीडेड होता है। बिल्कुल परफेक्ट आपने एग्जांपल दिया सर। CBO की अगर हम बात करें, और जैसे भी कोई भी है, मतलब मैं कहती हूँ 23 साल 24 साल की उम्र तक तुमने बिल्कुल शिद्दत से यार SBI की या IBPS के वन ऑफ द एग्जाम्स की तैयारी करी है, दिया है, नहीं निकल रहा है, इन दैट केस हमारे पास आज की डेट में ऐसी अपॉर्चुनिटी है सर, वो भी एक्सिस बैंक के साथ, कोटक महिंद्रा के साथ, जहां पर तुम अच्छी सैलरी, इंसेंटिव, अच्छी पोजीशन पर अपनी नौकरी शुरू करो। 2 साल का एक्सपीरियंस होते ही तुम SBI CBO के लिए बैठ जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सरकारी ही चाहिए, देन व्हाई नॉट? CBO इज इन फैक्ट अ बिगर पोजीशन, व्हाई डोंट यू गो फॉर इट? राइट, सो दिस इज वन एग्जाम्पल। हमारे पास कोर्सेज फ्रेशर्स के लिए भी हैं। एट द सेम टाइम सर, एक जो हमें लगता है कि बच्चा हमारे पास नौकरी वाले भी बहुत सारे लोग हैं
जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं और आप लोग की क्लासेस करके सरकारी के पीछे परेशान होते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप करो, लेकिन एक गलती ये होती है बच्चों की, जैसे 15,000 पे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की जॉब शुरू करी, अब वो 15,000 पे 2 साल 4 साल बैठे हुए हैं, ना उनको कोई पोजीशन मिल रही है, ना उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो क्या वो प्राइवेट सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए टारगेट नहीं कर सकते हैं? जैसे सीबीओ तो एक अपॉर्चुनिटी हो गई, बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही अंदर अगर तुम आज 3-3.5 लाख के पैकेज में बैठे और मैं तुम्हें कहूं कि 7-7.5 लाख का पैकेज मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग की मदद से दिलवा सकती हूँ, तो क्या इस तरीके की जानकारी हमारे भाई बहनों के पास नहीं होनी चाहिए जो हमारे सेशंस देखते हैं, हमारे चैनल पे आते हैं? क्यों नहीं होनी चाहिए? और मैं हमेशा से बोलता हूं इस बात को कि आप एक चीज को लेकर बहुत समय तक आगे नहीं चल सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैम, विराट कोहली 35 ईयर्स ओल्ड नहीं है, 35 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, और उनकी बैटिंग की वो शैली आज जो हम देख रहे हैं वो शायद हमने कभी नहीं देखी है। वो शायद एक यंगस्टर भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता, लेकिन उन्होंने समय की नज़ाकत को समझते हुए, टीम की ज़रूरत को समझते हुए, खुद की जगह को सुनिश्चित करने के लिए ये चीज़ों को समझते हुए खुद की बैटिंग करने की शैली को बदला। हमेशा अपडेशन नीडेड है। आप चाहे किसी भी उम्र में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, अगर आपको खुद को बड़ा करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, तो आपको खुद पर काम करना होगा। 2 तरीके काम करने के होते हैं, एक तो यस कि हम खुद से सोचें ये 4 चीजें हमें करनी है और हम खुद ब खुद कर लें, या बेटर है कि हमें कोई गाइडेंस दे रहा है और हम उनकी बातों को सुने और उन स्टेप्स को फॉलो करें जो औरों ने भी फॉलो करके कहीं ना कहीं खुद की तरफ बेहतर करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, परफेक्ट एग्जाम्पल है ये, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट वन ऑफ द सेलिब्रिटीज दैट यू पे अटेंशन टू, इट इज अबाउट ऑल योर टीचर्स दैट यू आर लुकिंग एट। जैसा ये 2018 में जब ये हमारे साथ जुड़े थे तब पढ़ाते थे, क्या आज भी वही है? एंड इनफैक्ट यू आर वन ऑफ द पर्सन्स जो भाई हर दिन कि मेरा बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, मेरी पीपीटी की स्टाइल कैसी होगी, मेरा स्टाइल ऑफ स्पीकिंग कैसा होगा, आशीष सर आप हर दिन कुछ नया इनोवेट करते हो। सो अगर आप वो नहीं कर रहे होते तो जो 2018 में ऑफिसर बने थे वो तो चलो आपको फॉलो करते, बट ये 2026 वाले कैसे आज परेशान रहते हैं कि आशीष सर की क्लास चाहिए, आशीष सर की क्लास चाहिए? बिकॉज आपने खुद को अपडेट किया ना इन नए वालों के हिसाब से भी, ये भी बात है। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। परफेक्ट, दैट्स वेरी ब्यूटिफुली सेड। आगे बात करते हैं सर, मुझे एक चीज और थोड़ा बॉदर करती है, जैसे कोई बहुत से बच्चे होते हैं टारगेट कर लेते हैं कि भैया हमको SBI PO या IBPS PO ही बनना है। अब इससे मुझे शिकायत ये है कि साल में तो एक ही बार एग्जाम होगा, इस बार नहीं हुआ, भले एक नंबर से नहीं हुआ, तुम क्या निर्धारित कर चुके हो कि अगले 365 दिन फिर तुम्हें वही बस पढ़ते रहना है और एक एग्जाम देना है। लेकिन वहीं पर जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो ये कोई पीरियोडिक हायरिंग नहीं होती है, प्राइवेट में रेगुलर हायरिंग्स हो रही होती हैं, करेक्ट? तो क्या इस डिफरेंस के बारे में आपका क्या कहना है? मैम मैं एक और एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। जब हमारे पास ना ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कपड़े लेने के लिए हम लोग जब जाते हैं ना, तो हमारे को अगर 3-4 ऑप्शन दिखाता है, हम कहते हैं इसी में से फाइनल करना, हम फाइनल कर लेते हैं। और वो जब बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखाता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो बहुत बार क्या होता है ना, आज के समय में ना इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ईजिली एस्पायरेंट के लिए, तो वो अब यूट्यूब जैसा एग्जाम्पल के तौर पर वो क्लासेस देखता है, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस देखता है। लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था, हम एक बार क्लास ले लेते, उसके बाद प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते थे। और आज जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं आज के समय में, वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, और उनको हम हमेशा से यही सलाह देते हैं कि आपने अगर अपना एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको वो 8-10 घंटे अपने जॉब में भी बिताने हैं। तो यहाँ पर एस्पायरेंट एक चीज कर सकते हैं जो हम लोगों को देख रहे हैं कि आप अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी में ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं, जिनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, घर को सपोर्ट करना है। आप जॉब करना शुरू करिए, आपके पास एक अर्निंग आएगी, वो एक आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल का देगी। उसके पैरेलल आपको 4-5 घंटे निकालने हैं। वो सैटरडे आपको पता है 2nd और 4th सैटरडे ऑफ रहता है, संडे ऑफ रहता है, हॉलीडेज मिलते हैं। तैयारी अगर आपने कर रखी है और आप बस अपने को शार्प करना चाहते हैं, तो 4-5 घंटे भी आप 4 घंटे 5 घंटे निकाल कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं पैरेलल जॉब को लेते हुए। मैम बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, यू सेड इट वेरी ब्यूटिफुली। मैम अब सारे सवाल आप ही पूछती रहेंगे, एक सवाल मेरी तरफ से आपके लिए, मतलब बच्चों की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये प्राइवेट सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोगों को पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ वो अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं? बिल्कुल सर, हम यहाँ डिटेल में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है।
आज कोई भी बच्चा जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा है, हमें देख रहा है दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बता दूं कि ये कोटक महिंद्रा बैंक के साथ है। ये नौकरी करने के लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा क्योंकि उनका ऑफिस मुंबई में है, थाने में है, और वहां पर रहकर आपको ये जॉब करनी पड़ेगी। जॉब का नाम है वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड की जॉब है। स्टार्टिंग सैलरी 3.5 लाख पर एनम प्लस इंसेंटिव भी है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आपका जो एज है वो 25 से कम होना चाहिए। अंडर 25 आपकी एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए और मिनिमम 60% आपका स्कोर होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप एक ऐसे छात्र हो, स्टूडेंट हो जो कि इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, सीखना चाहता है, तो ये देखो कि इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए हम आपको 45 डेज की ट्रेनिंग भी देंगे। 30 दिन आप ऑनलाइन पढ़ेंगे हमारी टीम के साथ और 15 दिन आपको मुंबई बुला करके ऑफिस में ट्रेनिंग दी जाएगी और 45 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही जॉब आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आपकी जो फीस है इस प्रोग्राम की वो है 50,000 रुपीज प्लस GST। फीस सुन करके घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही आप इस जॉब में 1 ईयर कंप्लीट करेंगे आपको 50,000 रुपीज एज बोनस वापस कर दिया जाएगा। तो आज आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन 1 साल में वो 50,000 आप वापस अर्न बैक कर लोगे। आपकी ट्रेनिंग होगी, आप बहुत कुछ सीखोगे, आप नेटवर्किंग करोगे, सीनियर्स जूनियर्स क्लाइंट से मिलोगे, ऑफिस क्या होता है, ऑफिस की एक पर्सनालिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आप सीखोगे। तो सिर्फ इस बात पर फोकस्ड मत रहो कि कौन सी नौकरी है, क्या सैलरी है, इस पर फोकस्ड रहो कि अगले 1 साल में तुम कितना कुछ सीख चुके होगे। और आज अगर तुम कहीं डर कर बैठे हो तो शायद कल को ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम्हें एक्सपोजर मिल चुका होगा। अपॉर्चुनिटी नंबर 2 ये भी हमारे फ्रेशर्स के लिए है। ये खास तौर पे जैसा आशीष सर ने कहा कि उनको हरियाणा से बहुत लगाव है, ये हमारे पंजाब और हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप पंजाब रहते हो या हरियाणा रहते हो और आप फ्रेशर हो, ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, एज आपकी 28 से कम होनी चाहिए, यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक 27 तक बढ़िया है। तो 28 से कम की एज रखो, ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होने चाहिए और आपको यहां पर हम एज अ फ्रेशर ABYB एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम में एनरोलमेंट दिलाएंगे। प्रोग्राम पूरा होते ही आपको परमानेंट जॉब मिलेगी ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर के पद पर और आपका भी ग्रेड रहेगा असिस्टेंट मैनेजर। स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी 4.45 लाख पर एनम। ठीक है, यहां पर इस जॉब के साथ भी इंसेंटिव आपको मिलते हैं। ये जॉब है एक्सिस बैंक के साथ। पहली अपॉर्चुनिटी कोटक के साथ थी, दूसरी अपॉर्चुनिटी एक्सिस बैंक के साथ है। अब आपको ये भी बता दूं कि देखो, जब आप एक बैंक के लिए तैयार किए जाते हो तो ABYB प्रोग्राम में 12 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग में 4 महीने आप हमारे कैंपस में रहोगे। आपका रहना खाना पीना सब कुछ हमारी जिम्मेदारी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस तक हम देंगे। 4 महीने हमारे कैंपस में रहोगे, 3 महीने इंटर्नशिप के लिए भेजे जाओगे और लास्ट के 5 महीने ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजे जाओगे। पहले महीने से हम आपको पेमेंट स्टार्ट कर देंगे। शुरुआत के 4 महीने आपको 5,000 रुपए पर महीने मिलेंगे स्टाइपेंड के तौर पे और 5वें महीने से 12वें महीने तक यानी लास्ट के 8 महीने आपको फुल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सिस बैंक का प्रोग्राम है ये बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मेथड पर, मॉड्यूल पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक बात और समझिएगा कि चाहे वो कोटक का VRM हो या एक्सिस का ABYB हो, दोनों में हम आपको फुल टाइम जॉब दिला रहे हैं। एक्सिस बैंक का ABYB करोगे तो पंजाब और हरियाणा में नौकरी मिलेगी, कोटक का VRM करोगे तो महाराष्ट्र में जॉब मिलेगी। दोनों प्रोग्राम में से किसी भी में इंटरेस्टेड हो तो नीचे हम आपको एक लिंक लगा करके दे रहे हैं, लिंक में नाम लिखा रहेगा। अगर कोटक में इंटरेस्टेड हो तो कोटक जिसमें लिखा है उस पर क्लिक करके फॉर्म भर देना। अगर एक्सिस में इंटरेस्टेड हो ABYB में तो नीचे ABYB का लिंक लगा है उस पर क्लिक करके फॉर्म भर देना। इसके अलावा कोई डाउट है, कंफ्यूजन है कैसे अप्लाई करना है तो मुझे कमेंट करके अपने प्रोग्राम का नाम बस लिख देना नीचे। ABYB में इंटरेस्टेड हो तो ABYB लिख देना, कोटक में इंटरेस्टेड हो तो कोटक लिख देना। इतनी जानकारी अभी हमने आपको दे दी है
और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि जिसके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो हम आपको 7 लाख तक की जॉब भी दिलवा सकते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वर्क एक्सपीरियंस भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आगे भी गाइड करेंगे। अभी के लिए आई थिंक ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको सर के पूछने पर बताई है यहाँ, आप इसको यूज करिए, और कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है यार, कमेंट में पूछिए। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, कि जैसे हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं, और मैं तो यही चाहती हूँ कि यार इन सबका सिलेक्शन हो जाए, इनकी जो ड्रीम जॉब्स हैं उसमें। लेकिन क्या कभी लाइफ में जब एक डिमोटिवेशन तो देखो आता है सर, जैसे 1 नंबर से भी बच्चे का रह जाए, 0.5 से भी रह जाए, तो डिमोटिवेशन, दुख, चिंता, जेलसी भी एक चीज़ होती है। मान लो साथ में 10 बच्चे और पढ़ रहे थे, 6 का सिलेक्शन हो गया, 4 बेचारे रह गए। इन नेगेटिव इमोशंस को बंदा टैकल कैसे कर सकता है? आगरा में ना एक दयालबाग यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेना सबका सपना होता है। अच्छा। मेरा 0.15 से उसमें रहा था। उनकी कैलकुलेशन थी, उस कैलकुलेशन अलग तरीके की कैलकुलेशन थी, उसमें मेरा नहीं हुआ था। शायद मैं उस टाइम बहुत दुखी हुआ था, मतलब मेरे को लगा यार क्या हो गया यार, यहाँ होता तो पापा के पास, मम्मी के पास कहने के लिए तो होता कि मेरा बेटा दयालबाग से पढ़ रहा। आगरा में बहुत फेम है उसका। तो मुझे आज वो रियलाइज होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बहुत बार हम अपनी वर्तमान परिस्थिति को लेकर बड़े परेशान होते हैं। मैं बोलता हूँ कि नहीं होना है, आप आगे बढ़िए, एक स्टेप जिस स्टेप पे उससे आगे बढ़ जाइए, आपको वो दुनिया पुरानी लगने लगेगी। आपके पास एक नई दुनिया आपको पाने के लिए मतलब बैठी हुई है, आपको मिलने के लिए बैठी हुई है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे अवसर हैं, और बहुत बार हम लोग खुद को अंडररेटेड फील कराते हैं, बट हम होते नहीं हैं। अगर कहीं पर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डिजर्विंग नहीं है। यस, क्या पता हम उससे बेहतर पाने के लिए बने हो, हमारे जीवन में कुछ बेहतर हो सकता है। तो सुनिए, आगे बढ़िए और प्रयास करते रहिए। थैंक यू वेरी मच आशीष सर, एंड आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आए, आपने अपनी जर्नी के बारे में इतना कुछ बताया। मेरे जैसे कुछ लकी लोग हैं जो आपको शायद रोज देखते हैं कि आप कैसे अपने आप को रीडिफाइन करते हैं, हर दिन एक नए जोश के साथ ऑफिस आते हैं, हम लोगों को भी सिखाते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच एन इंस्पिरेशन। और मैं अपने स्टूडेंट से भी यही कहूँगी कि भाई देखो, अगर किसी को, मैं कहती हूँ आज की डेट में ऑनलाइन लोग देखते कम हैं, जज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को एक टीचर समझ रहे हैं, अगर आप जेन्युइनली उनकी लाइफ से प्रभावित हैं, उनकी टीचिंग से प्रभावित हैं, तो कोशिश कहीं ना कहीं ये करिए कि आप समझिए कि आखिर ये बंदा आशीष गौतम है क्यों, बना कैसे, ये बड़ा सवाल होता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप में से जितने लोग सर को पसंद करते हैं, मौका मिलने पर ना उनसे पूछा करो, हमेशा पूछा करो कि हाउ डू यू डू दिस एंड हाउ डिड यू डू दिस। दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, बट थैंक यू वंस अगेन। मैम ये पूछते हैं सैलरी पूछते हैं मिलने पे। तो मेरे से पूछो, मैं बता दूंगी तुम लोग को, बस सर को मत बताना कि मैंने बताया। और सैलरी बता दूंगी तो प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग को फिर लगने लगेगा कि अरे बस वही वाली सैलरी चाहिए। करना कुछ नहीं है, ये पूछो ना कि भाई आप भैया बने कैसे ऐसे, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, स्लिप डिस्क के मरीज हैं, हमसे पूछो भाई। तो पूछो कैसे बेल्ट लगा के एक इंसान जो है खड़े नहीं हो पा रहे हैं और क्लास लेनी है। एक बिस्तर पर बेड रिडन हो गए थे भैया, डॉक्टर ने बोला लेटे रहना, आपको उठना नहीं है। एक इंसान लेट के पेट पे पीपीटी बना रहा है लैपटॉप रख के। इट इज सो फनी समटाइम्स जो चीजें हम लोग देखते हैं, बट फनी नहीं है वो असलियत में, वो रियलिटी है। सैलरी मत देखो, काबिलियत देखो इंसान की। तो मैं तो भाई यही कहूंगी कि थैंक यू। मुझे हर बार आपकी बातें सुनकर, आपकी जर्नी देखकर एक नया जोश मिलता है कि आई हैव टू डू समथिंग बिगर इन लाइफ। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं तो ऑल योर्स। मैम की बातें सुनिए, मैम बहुत बढ़िया बातें करती हैं, और हम लोगों की जर्नी बिल्कुल बराबर ही चल रही है। मैम राइट साइड बैठती थी, मैं लेफ्ट साइड बैठता था, अब हम लोग पैरेलल चल रहे हैं, और मैम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड कर रही हैं। और बातें सुनिए, बड़े बुजुर्ग हम लोगों की बातें सुनिए, आपके बहुत काम आने वाली हैं। और हम लोग ना बाय हार्ट हैं, हम लोग यस वी आर अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंड हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं, बट हम फिर भी उसके बाद भी चीज़ें उनको साइड में रख के, जो चीज़ें बिल्कुल लॉजिकल होती हैं, जो जेन्युइन होती हैं और जो ऑर्गेनिक होती हैं, उन पे हम लोग बात करते हैं। सेम मैम, सेम हम सभी लोग मेरे भाई। तो बातें सुनिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।